वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो, बुक में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योरशिप के। सिस्टमैटिक एक्टिविटी, यानी एंटरप्रेन्योरशिप एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, यानी एक सिस्टम के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू हमें होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके एक एंटरप्राइज स्टार्ट होती है और वो सरवाइव करती है। ऐसे ही अचानक से कुछ आसमान से नहीं टपक जाता, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ मिस्टीरियस गिफ्ट और चार्म। सो एंटरप्रेन्योरशिप कोई ऐसे गिफ्ट या चार्म नहीं है जो कहीं से आपको मिल जाता है, एंड समथिंग दैट हैपन्स बाय चांस, और ऐसा भी कुछ नहीं है जो अचानक हो जाए कि मतलब होता है ना, बोलते किस्मत थी यार, अपना बिजनेस चल गया, हमने कुछ नहीं किया, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप पर्पसफुल एक्टिविटी। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, पर्पसफुल एक्टिविटी है, यानी एक पर्पस को लेकर हम जब मेहनत करते हैं, कुछ काम करते हैं, तब जाके यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप होता है, एंटरप्राइज बनती है। ऐसे ही अचानक रातों रात कुछ चमत्कार नहीं होता है। इट हैज़ सर्टेन टेम्परामेंटल स्किल एंड अदर नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट्स। अब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। आपके पास कुछ स्किल्स, कुछ नॉलेज या कुछ कॉम्पिटेंसी, यानी कुछ ऐसी चीज़ जो आपके पास यूनिक हो, क्रिएटिव हो, कुछ अलग सी ऐसी कुछ स्किल्स होनी चाहिए, तभी जाके एंटरप्रेन्योर आप बन पाते हैं। ऐसे ही नहीं कि खाली फोकट घर में बैठे हैं और एकदम से एंटरप्राइज खोली और वो चल गई, नहीं। दैट कैन बी एक्वायर्ड, लर्न और डेवलप्ड। और ये स्किल्स आप कहीं से भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, या किसी से ज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। चाहे आप वो फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू लें, यानी प्रॉपर पढ़ाई करके स्कूल कॉलेज जाके, या वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू, यानी कहीं से ट्रेनिंग लेके प्रैक्टिकल सीख के, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कहीं से भी सीखे, या आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, या कहीं से एक्सपीरियंस लिया हो आपको काम करने का, कहीं से भी कुछ भी आप सीख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं है कि रातों रात चमत्कार हो जाएगा अचानक। Such an understanding of the process of entrepreneurship is crucial for dispelling the myth that entrepreneurs are born rather than made. So यहाँ पे क्या है, इस मिथ को ये गलत बताना चाह रहे हैं कि जो entrepreneurship चीज़ है, उसमें क्या होता है, entrepreneurs पैदा नहीं होते हैं रातों रात, ठीक है, बल्कि बनाए जाते हैं। मेहनत करके entrepreneur इंसान बनता है, अचानक पैदा नहीं हो जाता है, टपक नहीं जाता है कहीं से। चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। अब अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लॉफुल काम करना है, ठीक है, इलीगल काम नहीं करना है, लॉ की नज़र में रह के बढ़िया काम करना है। द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज लॉफुल बिजनेस। अब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही क्या है, जो आपको बिजनेस करना है वो लॉ की नज़र में सही रह के करना है, लॉफुल बिजनेस करना है, इलीगल काम नहीं करना है। It is important to take note of this as one may try to legitimize unlawful actions। हाँ भाई, एक बात हो सकती है कि कोई भी इंसान जो है अनलॉफुल एक्शन करेगा, यानी इलीगल काम करेगा, और इसे लेगिटिमेट करने की कोशिश करेगा, यानी लीगल दिखाने की कोशिश करेगा, और इसे एंटरप्रेन्योरशिप का नाम दे देगा। तो ये चीज़ ठीक नहीं है भाई। इलिसिट बिजनेस यानी इलीगल बिजनेस आपको यहाँ पे नहीं करनी है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो आप कोशिश करें कि जब एंटरप्रेन्योरशिप करें तो लीगल काम ही करें, क्योंकि इसमें लीगल काम और लॉ की नज़र में सही रह के, लॉ के दायरे में रह के काम किया जाता है। पर्पस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर पर्सनल प्रॉफिट एंड सोशल गेन। सो एंटरप्रेन्योरशिप का यहाँ मेन पर्पस क्या है, काम क्या है, वैल्यू क्रिएट करनी है, यानी कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करनी है जिसकी कुछ वैल्यू हो, कुछ कीमत हो, लोग उस चीज़ की कीमत, उस चीज़ का पैसा आपको देने को तैयार हों कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर इंसान ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया और वो बहुत बेहतरीन है और बढ़िया है और हम उसे ख़रीदने को तैयार हैं। पर्सनल प्रॉफिट, यानी खुद तो बिल्कुल पैसा कमाओगे यार, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हो तो खुद पैसा कमाओगे ही। सोशल गेन यानी सोसाइटी के बारे में भी सोचना है। तो यहाँ दोनों कंसेप्ट लेके चलना है भाई, अपना भी भला करो और दूसरों का भी भला करो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इलीगल काम करके अपना अपना भला मत ना करो। नेक्स्ट है अपना इनोवेशन। अब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है आपको कुछ इनोवेटिव या क्रिएटिव ट्राई करना है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म्स, इनोवेशन में बी कॉस्ट सेविंग और रेवेन्यू एनहेंसिंग। अब देखो, अगर फर्म की बात की जाए तो फर्म में इनोवेशन का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा काम करना है जिससे या तो आपकी कॉस्ट कम से कम आए, या फिर आपका रेवेन्यू यानी प्रॉफिट बढ़ जाए। तो दो तरीके हैं इनोवेशन के। इनोवेशन में या तो आपकी कॉस्ट कम आती है या प्रॉफिट बढ़ जाता है। इफ़ इट डज बोथ इट इज़ मोर देन वेलकम। और ये अगर दोनों ही काम हो जाए, तो कॉस्ट भी कम है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, तो बिल्कुल वेलकम करो यार उस चीज़ को, इनोवेशन को, उस आइडिया को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करो। इवन इफ
डज नन, इट इज़ स्टिल वेलकम एज इनोवेशन मस्ट बिकम अ हैबिट। लेकिन हाँ, अगर इससे कुछ नहीं भी होता है, चलो कॉस्ट भी इतनी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, रेवेन्यू में भी इतना फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को वेलकम करो, क्योंकि इनोवेशन को अपनी हैबिट बना लो। कुछ नया करना है, कुछ अलग करना, कुछ हटके करना, ये चीज़ आप में अगर है तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। Entrepreneurship is creative in the sense that it involves creation of value. अब entrepreneurship क्रिएटिव है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं जिसकी कुछ वैल्यू हो। ठीक है। बाय कंबाइनिंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, entrepreneurs produce goods and services that meet the needs and want of society. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यहाँ क्या मतलब है? ऐसी चीज़ें जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। सो इन सबको ऐसा कंबाइन करो, ऐसा काम करो इनके साथ कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बन के तैयार हो जाएं कि लोगों की इससे नीड्स पूरी हो जाए। जो हमारी सोसाइटी में लोग रहते हैं, हाँ भाई, वो ऐसा बोले कि भाई हाँ, हमें इस प्रोडक्ट की ज़रूरत थी और ये प्रोडक्ट इस फलाने आदमी ने बनाया है। एवरी entrepreneurial एक्ट रिजल्ट्स इन इनकम एंड वेल्थ जनरेशन। अब आप कोई भी entrepreneurial एक्ट करो, यानी कोई भी ऐसा एंटरप्राइज में कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम करो, उससे आपकी इनकम तो बढ़ेगी, क्योंकि एंटरप्राइज स्टार्ट ही इसलिए आपने करी है ताकि आप प्रॉफिट कमा सके, पैसा कमा सके। Entrepreneurship is creative also in the sense that it involves innovation, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। अब entrepreneurship जो है और क्रिएटिव कैसे है? क्योंकि इसमें हम कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहते हैं, जैसे कि हम कोई नया प्रोडक्ट लेके आ गए, या हमने कोई नई मार्केट ढूंढ ली। ठीक है, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट ले आए, या कोई नई मार्केट ढूंढ ली, या कुछ ऐसा कुछ चीज़ ढूंढी जिससे आप जो है कुछ नई इन जगह से इनपुट्स ला सके, या कुछ टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू, यानी कुछ नई टेक्नोलॉजी ला सके, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स फॉर डूइंग थिंग्स, या फिर जो बिज़नेस करने का एक नया तरीका ढूंढ सके कि बिज़नेस और बेटर तरीके से हो, चीपर यानी जिससे आपकी कॉस्ट कम आए, फास्टर यानी थोड़ी जल्दी जल्दी काम कर पाएँ आप, एंड इन अ मैनर दैट कॉजेज़ द लीस्ट हार्म टू द इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। या फिर बिज़नेस ऐसे करे जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचे। तो इस तरह से आपको कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव करना है। ठीक है, कुछ अलग हटके करना है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है? यानी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। प्रोडक्शन इम्प्लाइंग क्रिएशन ऑफ फॉर्म, प्लेस, टाइम, पर्सनल यूटिलिटी रिक्वायर्स। अब जो प्रोडक्शन है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं, प्लेस, टाइम, कहीं पे भी कर रहे हैं, इसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, द कंबाइंड यूटिलाइजेशन ऑफ डाइवर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें आप जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कंबाइन करते हैं, उनका यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया अभी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? वो चीज़ें जो कि हमें हेल्प करती है प्रोडक्शन करने में, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। इन सब के ही हेल्प से हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाते हैं। Entrepreneur, in response to a perceived business opportunity, mobilizes these resources into a productive enterprise or firm. So, अगर कोई भी entrepreneur है, उसको कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी परसीव हुई है, यानी उसके दिमाग में कोई आइडिया आया सपोज़, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? वो इन सभी रिसोर्सेज को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, पैसा वैसा, ज़मीन वमीन, फैक्ट्री वैक्ट्री, इन सबको इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, और कोशिश करेगा कि मैं एक एंटरप्राइज़ खोल दूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में आइडिया आया है और इस आइडिया पे मैं अब काम करूँगा, एक एंटरप्राइज स्टार्ट करूँगा। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द entrepreneur may not be possessing any of these resources. हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो entrepreneur है उसके पास कोई भी resources ना हो, ना लैंड हो, ना लेबर हो, ना कैपिटल और टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी ना हो। ही may just have the idea that he promotes among the resource provider. उसके दिमाग में क्या हो? सिर्फ एक आइडिया, बस और बस एक आइडिया, और कुछ भी ना हो। तो वो क्या करेगा? इस आइडिया को प्रमोट करेगा और रिसोर्स प्रोवाइडर्स को बताएगा। इसका क्या मतलब है? कि इस आइडिया को उन लोगों को जाके बताएगा जो कि उसे रिसोर्सेज देंगे, जैसे कि उसको ऐसे लोगों को जो उसे मटेरियल सप्लाई करेंगे, उसे कैपिटल, पैसे देंगे, उन लोगों को जाके बताएगा। ठीक है, कि मेरे पास ऐसे ऐसे है, एक आइडिया है। इन एन इकॉनमी विद अ वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम ही हैज़ टू कन्विंस जस्ट द फंडिंग इंस्टीट्यूशन। और अगर वो ऐसी इकॉनमी में है जहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, तो उसको क्या करना है? सिर्फ किसी भी फंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास जाना है, यानी किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के पास जो कि उसे फंड्स दे सके, यानी पैसा दे सके, पैसा उधार में दे सके, और उनको जाके कन्विंस करना है कि भाई
मेरे पास ऐसा ऐसा आइडिया है, ये आइडिया तुम मेरा सुनो और ये आइडिया पक्का काम करेगा और उसके बदले आप मुझे पैसे दे दो और मैं ज़रूर इस आइडिया पे काम करूँगा और आपके पैसे भी चुका दूँगा और आपको बेनिफिट भी प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, बस कन्विंस करना है सामने वाले को कि ये आइडिया मेरा अच्छा है। एंड विद द कैपिटल सो अरेंज्ड ही मे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर क्या होगा, वो जो फंडिंग इंस्टीट्यूशन होगा वो उसे कैपिटल दे देगा, यानी पैसे दे देगा। उस आइडिया से कन्विंस होने के बाद में मिलेगा वो पैसा और उस पैसे से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, इक्विपमेंट्स लेके आएगा, मटेरियल्स लेके आएगा, वाटर इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़ करेगा, टेक्नोलॉजी लेकर आएगा। ठीक है, वट लाइज एट द कोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इज नोइंग अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो अभी तक हमने जो ये पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉइंट, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आपको रिसोर्सेज जो है कहाँ से अवेलेबल होंगे, कैसे अवेलेबल होंगे, प्रॉपर नॉलेज। क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ एक आइडिया है और उस आइडिया से ही आप इन रिसोर्सेज को अरेंज कर सकते हो। ये वो बताना चाह रहा है कि इस आइडिया से आप क्या क्या कर सकते हो, एक अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो। An entrepreneur needs negotiation skills to raise these in the best interest of the enterprise। और एक entrepreneur के पास बढ़िया negotiation skills होनी चाहिए ताकि वो इन सबको रेज कर पाए, इन रिसोर्सेज को, और एंटरप्राइज के लिए बढ़िया काम कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिस्क टेकिंग। इट इज़ जनरली बिलीव दैट द entrepreneurs हैव हाई रिस्क। भाई सबको पता है कि जो entrepreneurs हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्क झेलना पड़ता है। भाई किसी भी बिजनेस में रिस्क तो होता ही है। Yes, individuals opting for a career in entrepreneurship take a bigger risk that involved in a career। जो भी इंसान जो है अपना करियर चूज़ करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, यानी सोचते हैं कि भाई नहीं मैं तो बिज़नेस करूँगा, वो बहुत बड़ा रिस्क झेलते हैं इस चीज़ का। मतलब अपने करियर का, अपनी एम्प्लॉयमेंट के बदले, अपने प्रोफेशन के बदले, उन सब चीज़ों को छोड़कर जो ये सोचते हैं मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, वो बहुत बड़ा रिस्क झेलते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, नो एश्योर्ड पे ऑफ, यानी कोई गारंटी नहीं है पक्की कि आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, आपकी इनकम होगी या नहीं होगी, आप फेल भी हो सकते हैं, आप ज़ीरो हो सकते हैं। In practice, for example, when a person quits a job to start on his own, he tries to calculate whether he or she would be able to earn। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लिखा हुआ है, सपोज़ कोई इंसान है, वो अपनी जॉब क्विट करता है यानी छोड़ देता है, सोचता है कि मैं अपना खुद का कुछ स्टार्ट करूँगा। तो वो कैलकुलेट करेगा कि भाई क्या मैं उस लेवल पे कमा पाऊँगा इनकम जो कि मैं नौकरी करते करते कमा रहा था, क्या मैं उतने कमा पाऊँगा इस बिज़नेस से या नहीं कमा पाऊँगा। प्रॉपर कैलकुलेशन बिठाएगा। टू एन ऑब्जर्वर द रिस्क ऑफ क्विटिंग अ वेल एंट्रेंस्ड एंड प्रॉमिसिंग करियर सीम्स हाई रिस्क। सो अगर आपका बढ़िया करियर है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आपने वो सब चीज़ें छोड़ दी है और ये सोचा है कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, तो आप बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क ले रहे हैं। बट वट द पर्सन हैज़ टेकन इज़ ए कैलकुलेटेड रिस्क। लेकिन कोई इंसान ऐसे ही रिस्क नहीं ले लेता, मुँह उठा के अपनी नौकरी छोड़ के सोचता है बिज़नेस कर लूँगा। वो रिस्क को प्रॉपर कैलकुलेट करता है। दे आर सो श्योर ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़ दैट दे कन्वर्ट 50% चांसेस इनटू 100% सक्सेस। तो वो इतने श्योर होते हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को लेके, अपनी काबिलियत को लेके, कि भाई जो 50% चांसेस हैं उनके सक्सेसफुल होने के या फेल होने के, उसको वो 100% सक्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मेहनत करके, अपने ऊपर यकीन करके, कि उनको विश्वास होता है कि नहीं मेरे पास ये आइडिया और ये काम करेगा अगर मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस करूँगा तो। दे अवॉइड सिचुएशंस विद हायर रिस्क एज दे हेट फेलियर। वो हमेशा ऐसे सिचुएशंस अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जब बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि उन्हें फ़ेल होना पसंद नहीं होता है। किसी को भी पसंद नहीं आएगा भाई फ़ेल होना। तो साथ में वो बहुत ज़्यादा लो रिस्क भी नहीं लेना पसंद करते, क्योंकि इससे बिज़नेस में एक गेम ख़त्म हो जाएगा, फ़न ख़त्म हो जाएगा अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लोगे। क्योंकि बिज़नेस में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, जब आप रिस्क लोगे तभी आगे बढ़ोगे। बोलते हैं ना, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतने ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस होंगे। सो आप इतना ही रिस्क लो कि वो फाइनेंशियल स्टेक रहे। ठीक है, यानी आपका फाइनेंस दाव पे लगे, पर्सनली आप खुद, आपकी प्रॉपर्टी, आपका गोल्ड, आपका ये सब चीज़ें दाव पे ना लगे। सो अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो इससे जो है आप ही डिस्प्लीज़ होगे, डिस्ट्रेस होगे, यानी आप ही दुखी और परेशान होगे। तो इससे बढ़िया है कि आप बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करें। इसी के साथ वीडियो ख़त्म।